Today's topic of discussion is endometriosis. Endometriosis की definition क्या है? Endometriosis is defined as the presence of ectopic endometrial tissue in extrauterine sites within the pelvis. Endometrial tissue में क्या क्या चीजें आ रही हैं? स्ट्रोमा आ रहा है, endometrial glands आ रहे हैं. तो अगर तो ये एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा और ग्लैंड्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी एंडोमेट्रियल कैविटी की बजाय किसी और जगह पे बनना शुरू हो जाएंगे तो दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस. ये एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट्स होंगी. एडिनोमायोसिस में क्या होता है? एक्टोपिक एंडोमेट्रियल टिश्यू यूट्रस में ही कहीं पे बन जाता है. एंडोमेट्रियोसिस में और एडिनोमायोसिस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि एंडोमेट्रियोसिस में एक्स्ट्रा यूट्राइन साइट्स होती हैं और एडिनोमायोसिस में यूट्रस में ही बन जाता है एक्टोपिक टिश्यू. सो मोस्ट कॉमन साइट्स क्या हैं? जैसे ये डार्क स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के पिक्चर में, ये एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स होते हैं. ये बेसिकली एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा होता है. मोस्ट कॉमन साइट्स में ओवरीज हैं, पाउच ऑफ डगलिस है, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स, सिरोजल सर्फेसेस ऑफ यूट्रस, ब्लैडर, सिग्मोइड कोलॉन, सीकम और 7 यूट्राइन स्कार्स. सो ये सारी जगह हैं जहां एंडोमेट्रियोसिस मोस्ट लाइकली डेवलप होती है. मोस्ट कॉमन साइट्स को पिक्चर ये मैंने दिखाई है एक्सप्लेन करने के लिए. ये आप देख सकते हैं जो रेड कलर के स्पॉट्स हैं ये सारे एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स बने हुए हैं. यूरेटर है, ओवरीज हैं, फिर आप देखें यूट्रस की एंटीरियर सर्फेस पे बने हुए हैं, पाउच ऑफ डगलिस में, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम बहुत फेवरेट साइट होती है ये, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स हैं. इन सब जगहों पे जो हमारा मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है बेसिकली वो कैरी करके लेके जाता है एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू को, ग्लैंड्स को, स्ट्रोमा को. सो जहां जहां वो जाके बैठता है वहां वहां एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स बन जाते हैं. इवन इंटेस्टाइन्स, सीकम, अम्ब्लाइकस, अपेंडिक्स, पेरिटोनियल कैविटी. रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं? रेड कलर के रिस्क फैक्टर्स वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो इंक्रीजिंग टेंडेंसी शो करेंगे एंडोमेट्रियोसिस होने में, और येलो कलर के रिस्क फैक्टर्स जिनका एरो नीचे जा रहा है वो फैक्टर्स हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के होने को कम करते हैं. इंक्रीजिंग टेंडेंसी वाले कौन से फैक्टर्स हैं? ये ज्यादातर वो फैक्टर्स होंगे जो ईस्ट्रोजन की वजह से, एक्सेसिव ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियोसिस को डेवलप कराते हैं. जैसे रिप्रोडक्टिव एज है, यंग एज में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है, ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस का चांस होता है. नली पेरिटी में भी आपको पता है कि ईस्ट्रोजन की क्वांटिटी ज्यादा हुई होती है, ईस्ट्रोजनाइज्ड यूट्रस होता है, तो उसमें भी एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है एंडोमेट्रियोसिस कराने में. फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स 15 to 20% चांस है कि एंडोमेट्रियोसिस फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में डेवलप हो जाए. अर्ली मेनार्की में, शॉर्ट साइकिल में और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग में. इसमें होता क्या है कि प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी या मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट हो जाएगा तो ज्यादा देर यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड ज्यादा देर ठहर रहा है, उसके ज्यादा देर होने की वजह से इम्प्लांट्स बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. यानी जितनी देर शॉर्ट साइकिल का मतलब क्या है कि अगर आज पहली तारीख को किसी को मेंस्ट्रुअल पीरियड आए हैं तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि 20 को आ जाएंगे, उसी महीने की 20 को या 21 को आ जाएंगे. यानी कि 2 साइकिल्स के बीच में गैप कम है. प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का ये मतलब है कि जहां उसको 3 दिन ब्लीडिंग होती थी वहां उसको 8 दिन ब्लीडिंग हो रही है. तो ऐसे में क्या होगा कि एक्सपोजर बढ़ गया ना, ब्लीडिंग डेज में ब्लीडिंग का एक्सपोजर बढ़ गया तो इम्प्लांट ज्यादा जल्दी डेवलप करेंगे. इसी तरह ओबेसिटी में भी ईस्ट्रोजन का रोल होता है, ईस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होता है. यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटीज कौन सी हैं? मुलेरियन जितनी भी आपकी एब्नॉर्मैलिटीज हैं. यूट्राइन एनॉमलीज में क्या होता है कि रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. जैसे आउटफ्लो ट्रैक है, ऑब्स्ट्रक्टिव हुआ है तो क्या होगा कि वो बैक फ्लो करेगा. ठीक है, रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होगी तो क्या होगा कि पीछे की तरफ ब्लड जाएगा तो इम्प्लांट्स भी आपके पेरिटोनियल कैविटी में बनना स्टार्ट हो जाएंगे. अब हम देख लेते हैं कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसकी टेंडेंसी को कम करते हैं. इसमें सबसे पहले आता है प्रेगनेंसी. इसी तरह एक्सरसाइज है, सिगरेट स्मोकिंग है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं. ये वो चीजें हैं जो एंडोमेट्रियोसिस को कम करती हैं. इनको मैंने यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं. यूट्राइन एब्नॉर्मैलिटीज हैं, फाइब्रॉइड, पॉलिप, कोई भी मुलेरियन एब्नॉर्मैलिटीज हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं, एज पेशेंट की रिप्रोडक्टिव एज में ज्यादा इंसिडेंस होता है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, जेनेटिक्स. इटियोलॉजी क्या है एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इटियोलॉजी को समझना.
इसी वजह से अक्सर इस टॉपिक के बारे में कंफ्यूजन रहती है। इटियोलॉजी को जानने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि एंडोमेट्रियोसिस में फिनोटाइप्स क्या क्या होती हैं। इसमें 3 तरह की डिजीज होती है, सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोमास और डीप एंडोमेट्रियोसिस। सुपरफिशियल तो वही हो गया कि सुपरफिशियली इम्प्लांट्स आए में हैं इंटीरियर सरफेस पे, सिरोजल सरफेस पे। एंडोमेट्रियोमा आपको पता ही है, जो ओवेरियन सिस्ट होती है, ओवरी में जो बनता है, वो बेसिकली जिसे हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, वो एंडोमेट्रियोमा होता है। वेल डिफाइंड उसका कैप्सूल होता है, सिस्ट की तरह का वो एक चीज होती है, और उसके अंदर सारा ब्लड इकट्ठा होकर जब ओल्ड हो जाता है तो वो चॉकलेट कलर का हो जाता है। इसी तरह डीप एंडोमेट्रियोसिस जो होगी वो पेरिटोनियल कैविटी में बन रही होगी, डीप जो जगहों पे बन जाती है। अब हम देख लेते हैं कि इटियोलॉजी में क्या फैक्टर्स हैं। इटियोलॉजी में बेसिकली हमारे पास कुछ थेरीज हैं। जब पुराने जमाने में लेप्रोस्कोपी करके देखा जाता था अंदर से क्या निकल रहा है, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स निकल रहे होते थे, तो तब उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मिलके कुछ थेरीज बनाई कि ये वजूहात हो सकती हैं एंडोमेट्रियोसिस होने की। उनमें सबसे पहली बात है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, यानी कि पीरियड्स का आगे की तरफ वेजाइना के थ्रू फ्लो होने की बजाय बैकवर्ड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। फिलोपियन ट्यूब से, एम्पुलरी एंड से पीछे की तरफ पेरिटोनियल कैविटी में एंडोमेट्रियल टिश्यू इम्प्लांट हो जाएगा, और वहां जहां टिश्यू इम्प्लांट होगा वहां पे डिजीज बनना स्टार्ट हो जाएगी, एंडोमेट्रियोसिस बन जाएगी। इसी तरह दूसरी थेरी है थेरी ऑफ सिलोमिक मेटाप्लेजिया। बेसिकली जो पेरिटोनियम हमारी है, उसकी जो एपिथेलियम होती है वो ट्रांसफॉर्म कर जाती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की तरह, यानी वो बिहेव करती है एज एंडोमेट्रियल लाइनिंग। तो जब वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की तरह बिहेव करेगी तो जाहिर है वहां पे एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स भी बनना शुरू हो जाएंगे, एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा भी आ जाएगा, और वो उसी तरह ब्लीड करना शुरू हो जाएगा जैसे एक आम रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्यों? क्योंकि उस पे हार्मोनल इन्फ्लुएंस होगा। जो ओवरीज हमारी सेक्स स्टेरॉइड्स बनाती हैं, निकालती हैं, FSH है, LH है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सारे मिलके हार्मोनल इन्फ्लुएंस देंगे और इम्प्लांट्स ग्रो करेंगे, डिजीज आपकी प्रोग्रेस करेगी। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरी है इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट्स। इसमें क्या चीजें आती हैं? इसमें जैसे मैक्रोफेजेस हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी वो अपना रोल प्ले करती है। इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी है, नेचुरल किलर सेल्स हैं। इवन जब लेप्रोस्कोपी के थ्रू एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स निकाले गए तो उसमें माइक्रोस्कोपिकली देखा गया तो मैक्रोफेजेस भी नजर आते थे। सो ये सारी चीजें भी फिर थ्योरी बना दी गई कि कुछ इसमें इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं कि जो एंडोमेट्रियोसिस के होने में हेल्प करते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में चांस ज्यादा होता है विदाउट एनी रीजन। 15 से 20% चांस है कि ये बीमारी फैमिलीज में चल रही होती है। इसी तरह लास्ट जो इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है हिमेटोजिनस लिम्फेटिक स्प्रेड, यानी कि ब्लड के जरिए, लिम्फेटिक्स के जरिए जो एंडोमेट्रियल टिश्यू हैं वो स्प्रेड करके दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, फार अवे प्लेसेस पे जा रहे हैं। इस मैकेनिज्म के जरिए बेसिकली जो टिश्यू है वो उसकी मेटास्टेसिस हो जाती है, यानी वो मेटास्टेसाइज कर जाता है दूर की कैविटीज में। और ज्यादातर जो ये एंडोमेट्रियल हमारा ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा होता है ना, वो बेसिकली हिमेटोजिनस लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू होता है। जो ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा बनता है, चॉकलेट सिस्ट, वो लिम्फेटिक स्प्रेड के थ्रू बनता है। सो ये सारी थेरीज हैं इटियोलॉजी की जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये एक पिक्चर में भी सारी नजर आ रही हैं। रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन के थ्रू आप देख रहे हैं रेड कलर का, जहां जहां स्पॉट्स जा रहे हैं वहां वहां पे एंडोमेट्रियोसिस बन रहा है, एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स बन रहे हैं। जब इम्प्लांट्स बनेंगे तो वो वहीं पे ग्रो करते चले जाएंगे। इसी तरह ये एक और पिक्चर है जो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बता रही है। इसमें ज्यादातर इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर टी सेल्स और ह्यूमरल इम्यूनिटी, C3, C4 कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसके थ्रू ये ओवरीज में देखें आप कितना अच्छा चॉकलेट सिस्ट नजर आ रही है, एंडोमेट्रियोमा नजर आ रहा है। सो ये सारी चीजें हैं जो कि एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं एंडोमेट्रियोसिस को करवाने के लिए। क्लासिफिकेशन क्या है?
क्लासिफिकेशन को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को पता होनी चाहिए जो रिवाइज्ड अमेरिकन फर्टिलिटी सोसाइटी की क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली डिजीज़ को क्लासिफाई किया गया है कुछ सिवेरिटी के अकॉर्डिंग। जो स्टेज 1 डिजीज़ है वो बेसिकली मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस है, उसके बाद माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस और सिवियर एंडोमेट्रियोसिस। स्टेज 2 माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, स्टेज 3 मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस है और आगे स्टेज 4 जो है वो सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है। इसमें कुछ स्कोरिंग सिस्टम है, 1, 2, 3 स्कोर्स हैं। जैसे अगर सुपरफिशियल डिजीज है तो उसका स्कोर 1 होगा, डीप है तो 2 होगा। इसी तरह राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, फ्लिम्जी एडिशंस बन रही हैं तो क्या स्कोर होगा। इन स्कोर्स को मिला के बेसिकली डिजीज की सिविरिटी का पता चलाया जाता है कि पेशेंट को माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है या मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस है, ताकि जब हम उसको क्लासिफाई कर लेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी मैनेजमेंट कर सकेंगे। क्लिनिकल असेसमेंट कैसे करेंगे? जब पेशेंट आपके पास आएगा तो क्या सिम्टम्स लेकर आएगा? बड़े टिपिकल सिम्टम्स हैं एंडोमेट्रियोसिस के जो आप लोगों को याद रहने चाहिए। सबसे पहली बात है सिवियर डिस्मेनोरिया। अनबेरेबल डिस्मेनोरिया होगा। जब पीरियड्स आए में होंगे तो पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे कि बर्दाश्त से भी बाहर दर्द हो रहा है। पेशेंट को पेन होगा लोअर एब्डोमिनल। इसी तरह डीप डिस्पेरोनिया, ये भी बड़ा इसका टिपिकल फीचर है एंडोमेट्रियोसिस का कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आप इस तरह करके सवाल करेंगे कि बिल्कुल शुरू में आपको दर्द होता है या ख़त्म होने के बाद आपको इंटरकोर्स करने के बिल्कुल एंड पे जाके कहीं आपको दर्द स्टार्ट होता है, तो वो आपको बताएंगे कि डीप डिस्पेरोनिया है और बाद में स्टार्ट होता है। क्रॉनिक पेल्विक पेन साइक्लिकल भी हो सकता है, नॉन साइक्लिकल भी हो सकता है, यानी कि लोअर एब्डोमिनल पेन है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, दोनों तरह के ब्लीडिंग पैटर्न्स हो सकते हैं एंडोमेट्रियोसिस में। HMB के साथ भी पेशेंट आ सकते हैं। एबनॉर्मल का मतलब है कि साइकिल रेगुलर नहीं है, महीने में किसी भी वक्त ब्लीडिंग हो रही है। 2-3 डेज भी हो सकते हैं, 6-7 दिनों तक भी जा सकती है। सो एबनॉर्मल पैटर्न है। सब फर्टिलिटी एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स में एक और टिपिकल फीचर है कि वो इनफर्टिलिटी चल रही होती है, उनमें सब फर्टिलिटी होती है। पेनफुल डेफिकेशन, मिक्चुरेशन, डिस्कीजिया, डिसयूरिया, ये बेसिकली क्यों हो रहे होते हैं कि जब एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स जहाँ जहाँ जाके बनते हैं वही वाले सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर तो रेक्टोवेजाइकल पाउच में जाके बनेंगे, पीछे जो हमारा रेक्टोवेजाइनल सेप्टम है वहाँ जाके बन जाएंगे या रेक्टम में बन जाएंगे, कोलॉन में बन जाएंगे, तो डेफिनेटली पेशेंट को उसी हिसाब से बाउल एबनॉर्मेलिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। टेनेस्मस हो जाएगा, ब्लीडिंग पर रेक्टम हो जाएगा, डिस्कीजिया है, इसी तरह डिसयूरिया है, पेनफुल यूरिनेशन, हिमेचूरिया, ये सब चीज़ें एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स के अकॉर्डिंगली ये सारे सिम्टम्स आते हैं। साइंस क्या है? जब आप पेशेंट को एग्जामिन करेंगे तो उसी तरह आपने स्टार्ट करना है जर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन से। जर्नल फिजिकल में आप पेशेंट की जनरल कंडीशन देखेंगे, पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है, ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे क्या नजर आएगा? टेंडरनेस हो सकती है, जहां आप पेट के निचले हिस्से में हाथ लगाएंगे टेंडर हो सकता है एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स की वजह से। स्पेकुलम एग्जामिनेशन करके भी आपको सर्विक्स का पता चलेगा कि कोई एक्सटर्नली एंटीरियर लिप तक तो नहीं आपके पास कोई स्पॉट्स आए हुए हैं। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन बहुत एक टिपिकल फाइंडिंग है, डेफिनेटिव फाइंडिंग है। फिक्स्ड रिट्रोवर्टेड यूट्रस होगा, एनलार्ज्ड ओवरीज होंगी, टेंडर यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स होंगे और पेनफुल नोड्यूल्स बने हुए होंगे यूट्रोसेक्रल लिगामेंट्स पे। ये पेनफुल नोड्यूल्स आपको रेक्टल एग्जामिनेशन पे भी फील हो सकते हैं और बाय मैनुअल पे भी फील हो सकते हैं। ये इसका बड़ा टिपिकल साइन होता है। यूट्रस फिक्स्ड होगा, मोबिलिटी उसकी कम होगी। क्यों? क्योंकि जहां जहां एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स बन जाते हैं वो एडहीजन्स बना लेते हैं। इंटेस्टाइन्स में, पेल्विक ऑर्गन्स में एडहीजन बढ़ जाती है। यही वजह है कि पेशेंट को इनफर्टिलिटी होती है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, ओवम का ट्रांसफर नहीं होता, अगर एम्ब्रियो बन भी जाए तो वो यूट्राइन कैविटी तक नहीं आता, ट्यूबल डैमेज करा देते हैं एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स, ठीक है, एडहीजन्स करा देंगे, जो पेल्विक एनाटॉमी है वो खराब हो जाएगी। साइन एंड सिम्टम को मैंने यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड, फटीग है, इनफर्टिलिटी है, पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है, शाइटिका हो सकता है, डीप पेन, शार्प पेन,
हैवी पेनफुल पीरियड्स, इंडाइजेशन, डायरिया, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ हो सकती है। ये सारी चीजें हैं जो एंडोमेट्रियोसिस में पेशेंट जिनके साथ प्रेजेंट करता है। वर्कअप आप क्या कराएंगे, उसी तरह बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं। बेसिक में आपके पास सीबीसी, बीएसआर, यूरिन कंप्लीट जो आप एक जनरली पेशेंट का कराते हैं, और अगर पेशेंट ज्यादा ब्लीड कर रही है तो ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच जरूर करा लें। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में सीरम CA-125 और कुछ बायोमार्कर्स हैं जो यूरिन से, सीरम से, ब्लड से कलेक्ट होते हैं और उनको देखा जाता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड आपको एक जनरलाइज्ड व्यू देगा यूट्रस की, साइज ऑफ द यूट्रस, यूट्राइन वॉल के बारे में बताएगा, पेल्विक जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज हैं उसके बारे में बताएगा, अगर सिस्ट बनी हुई है, ओवेरियन सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, उसके बारे में बताएगा, एडनेक्सल पैथोलॉजी के बारे में बताएगा। जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है एंडोमेट्रियोसिस का वो है डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एंड बायोप्सी। जब आप लेप्रोस्कोप अंदर डालेंगे, नेकेड आई से एग्जामिनेशन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो उसमें पता चलता है कि एंडोमेट्रियोटिक डार्क कलर के, ब्लैक कलर के स्पॉट्स बने हुए हैं। जब आप वो टिश्यू निकालेंगे बायोप्सी के लिए, हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजेंगे, तो उसकी रिपोर्ट पे ये बीमारी कंफर्म होती है। सो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो आपने याद रखना है, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी एंड बायोप्सी। इसी तरह MRI हम कब करते हैं, जब आपको पता है कि डिजीज बड़ी एक्सटेंसिव हुई हुई है और आपको सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट का शक है। सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर को देखने के लिए साथ आप फिर MRI करा लेते हैं। ये मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं जो कि लेप्रोस्कोपिकली नजर आती हैं, लेप्रोस्कोपिकली डायग्नोज्ड लीजन्स। इनमें बड़ी टिपिकल ये एक पाउडर बर्न लीजन होती है, नोड्यूलर लीजन्स हैं, छोटे छोटे नोड्यूल्स बने हुए हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप पेशेंट की, उसी तरह मैनेजमेंट में कुछ कंडीशंस हैं जिन पे हमारी मैनेजमेंट डिपेंड करती है। क्या क्या कंडीशंस हैं, पेशेंट्स एज, फर्टिलिटी विशेस, नेचर एंड सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, वही वाली बात क्लासिफाई करेंगे आप, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंडोमेट्रियोसिस, प्रीवियस ट्रीटमेंट्स टेकन, अभी तक पेशेंट क्या क्या ट्रीटमेंट ले चुका है, पेशेंट्स चॉइस एंड प्रायोरिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पेशेंट अगर आपका चाह ही नहीं रहा मेडिकल ट्रीटमेंट कराना, तो आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना पेशेंट के साथ। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अवेलेबल रिसोर्सेज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपके हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपी जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो आप पेशेंट को ये तो नहीं कह सकते ना कि मैंने आपकी लेप्रोस्कोपी करनी है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी मैनेजमेंट डिपेंड कर रही होती है। एम ऑफ द मैनेजमेंट इज टू इम्प्रूव सिम्टम्स, टू इम्प्रूव फर्टिलिटी एंड टू कॉम्बैट डिजीज, यानी कि डिजीज को मुकम्मल तौर पर जड़ से उखाड़ देना, पेशेंट की फर्टिलिटी को बचाना कि उसका यूट्रस भी बच जाए, उसकी बीमारी भी खत्म हो जाए, और सबसे पहली चीज उसके सिम्टम ठीक हो जाएं। सिम्टम सबसे ज्यादा पेशेंट को अनबेरेबल पेन हो रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट तंग आया हुआ होता है। मेडिकल मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में दो कैटेगरीज हैं, नॉन हार्मोनल, हार्मोनल। नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पेशेंट का पेन कम करना है। पेशेंट को इतना पेन एंडोमेट्रियोसिस का होता है कि वो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर होता है। क्या करेंगे, स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे। पहले आप एसिटामिनोफेन दें, पैरासीटामोल है, एनसेड्स हैं। उसके बाद अगर पेशेंट का पेन नहीं रिलीव होता तो आप ओपियोइड एनाल्जेसिक्स ऐड करेंगे, जिनमें कौन कौन सी आ रही हैं, मॉर्फिन है, पैथिडिन है, जैसे टोराडोल वगैरह, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी कन्वल्सेंट्स। अगर पेशेंट का पेन ओपियोइड से भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप उसको ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ऐड कर सकते हैं, गैबापेंटिन है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। ये सारी जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स हैं ये बेसिकली पेशेंट का पेन कम कराने में हेल्प करती हैं, सेंट्रली एक्टिंग हैं, इसलिए ये पेन कम कराती हैं। इन तमाम ड्रग्स का, मेडिसिन का आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए, साइड इफेक्ट्स आने चाहिए, सक्सेस रेट कितना है, डिजीज के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। हार्मोनल प्रेपरेशंस में सबसे पहले आता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कंबाइंड प्रेपरेशंस होती हैं। ये देने का क्या फायदा होता है कि बेसिकली ये LH और FSH को इनहिबिट कराती हैं। जब वो इनहिबिट हो जाएंगे तो ओव्यूलेशन भी इनहिबिट हो जाएगी। क्या होगा कि जब हार्मोनल इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा तो जो एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स बने हुए थे वो ग्रो नहीं करेंगे, तो जो डिजीज है वो प्रोग्रेस करने से या एडवांस स्टेज में जाने से रुक जाएगी। इसी तरह प्रोजेस्ट्रोजेंस हैं, उनका भी यही काम है। ऑलरेडी आपको पता है एंडोमेट्रियोसिस में ईस्ट्रोजन के लेवल ज्यादा हुए हुए होते हैं, तो जब हम प्रोजेस्टेरॉन देंगे तो वो बेसिकली एंटागोनाइज करेगा
अपोज करेगा एस्ट्रोजन के इफेक्ट को। इसमें क्या क्या प्रिपरेशन आती हैं? ओरल प्रोजेस्टेरॉन है जिसमें प्राइमोलूट N की टेबलेट आती है, नॉर एथिस्टेरोन, इसी तरह डाइड्रोजेस्ट्रॉन है, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन है, डेपो-प्रोवेरा का इंजेक्शन आता है जो हम 3 मंथ्स के बाद देते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। ये सारी बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन की प्रिपरेशंस हैं और ये भी वही कर रहे होते हैं, FSH-LH को इनहिबिट करते हैं, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, डिजीज को प्रोग्रेस करने से बचाते हैं। इसी तरह मायरीना, ये भी एक प्रोजेस्टेरॉन की प्रिपरेशन है, आपको पता है इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रल होता है। ये क्या करता है? कुछ हद तक पेन को कम करता है लेकिन बेसिकली डिजीज की प्रोग्रेशन को रोकता है। डेनाजोल, गैस्ट्रिनोन, ये जो डिजीज, ये बेसिकली एंटी एंड्रोजेंस हैं। इनका इस्तेमाल अब बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गया है क्योंकि एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा आते थे पेशेंट्स को, एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स एक्नी, हिर्सुटिज्म, एलोपेशिया के, ये अब ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गई हैं, ये अब नहीं दी जाती। अब जो ड्रग ऑफ चॉइस है फेवरेट, वो GnRH एनालॉग्स हैं। सिर्फ एक डिसएडवांटेज ये है कि इसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, बोन लॉस होता है, तो आपको हमेशा एड बैक थेरेपी के साथ देना पड़ता है। आप साथ इसमें HRT एड बैक कर देते हैं ताकि पेशेंट का बोन लॉस कम हो जाए। GnRH एनालॉग्स बेसिकली आप सर्जरी से पहले भी देते हो। लेप्रोस्कोपी अगर आपने करनी है या सर्जरी करनी है तो आप उससे पहले भी GnRH दे देते हो ताकि डिजीज कन्फाइंड हो जाए। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? सर्जिकल मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव मेथड्स हैं, परमानेंट मेथड्स हैं। कंजर्वेटिव मेथड्स वो हैं जिसमें आपने यूट्रस को नहीं निकालना, पेशेंट की फर्टिलिटी को बचाना है। उनमें सबसे पहले आ रहा है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपी में 2 चीजें हैं, या तो आप एक्सिजन करते हैं या आप अब्लेजन करते हैं। अब्लेजन का मतलब है कि वहीं पे आप इलेक्ट्रोकॉटरी करके वहीं पे चीज को बर्न कर देते हैं। एक्सिजन का मतलब है कि आप उसको निकाल देते हैं, एक्साइज कर देते हैं और टिश्यू जो होगा वो जड़ से ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी है, सिस्ट ड्रेनेज है, ये बेसिकली आप ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा के लिए कर रहे होते हैं। 4 सेंटीमीटर से ज्यादा की जो सिस्ट होंगी, बड़े साइज की होंगी, उनमें बेहतर है कि आप सिस्टेक्टमी कर दें, यानी सिस्ट की पूरी न्यूक्लिएशन आप कर दें, सिस्ट निकाल दें। क्यों? क्योंकि उसमें रिकरेंस के चांसेस कम होते हैं। सिस्ट ड्रेनेज जो हम करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्रेनेज होता है, लेप्रोस्कोपिकली भी ड्रेनेज करते हैं, उसमें बेसिकली सिस्ट को तो आप ड्रेन कर लेते हैं लेकिन रिकरेंस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह साइटो रिडक्शन ऑफ पेल्विक एंडोमेट्रियोमा, जो डीप एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स होते हैं जो डीप पेरिटोनियल कैविटी में जाके इम्प्लांट हो जाते हैं, तो उसमें फिर आप साइटो रिडक्शन करते हैं, जो आप कैंसर की कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स होते हैं वो देते हैं। परमानेंट मेथड्स में सबसे पहले आ रहा है बायलैटरल ओवोफोरेक्टमी प्लस HRT। जब पेशेंट की एज ऐसी है या उसको फर्टिलिटी नहीं चाहिए और ओवेरियन एंडोमेट्रियोमास बने हुए हैं, बड़े बड़े एंडोमेट्रियोसिस बने हुए, तो आप फिर ओवरीज निकाल दें। बजाय इसके कि आप सिस्टेक्टमी करें, आप सिंपली ओवरी निकाल दें ताकि एक तरह से रिकरेंस का चांस ही खत्म हो जाए। लेकिन जब आप ओवरी निकालेंगे तो जाहिर है आप HRT देंगे पेशेंट को। इसी तरह डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हिस्टेक्टमी है। जाहिर है जब सोर्स ही नहीं होगा तो बीमारी भी नहीं फैलेगी। हिस्टेक्टमी में उसी तरह रूट्स हैं, एब्डोमिनल, लेप्रोस्कोपिक, वेजाइनल। बाउल रिजेक्शन एंड एनास्टोमोसिस, ये बहुत एडवांस्ड स्टेज डिजीज में होता है जहां इंटेस्टाइन्स में एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स बन जाते हैं, प्लांट्स बन जाते हैं और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं। तो फिर आप क्या करते हो कि बाउल एनास्टोमोसिस और रिजेक्शन कर देते हो। ये मैंने थोड़ी बहुत पिक्चर्स दिखाई हुई हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा, उसको लेप्रोस्कोपिकली एक्साइज कैसे कर रहे होते हैं। इसी तरह एडिशंस जो बन जाती हैं, एक्सीजन ऑफ एडिशंस है। इसी तरह लेप्रोस्कोपिक अब्लेजन, नोडुलर एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स हैं, उनकी अब्लेजन हो रही है। देयर आर सम अदर कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज जो कि प्रूवन थेरेपीज तो नहीं है, जो अभी डॉक्यूमेंटेड तो नहीं हुई, लेकिन उनका ट्रायल कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री में उनका ट्रायल किया जा चुका है। कुछ पेशेंट्स पे वो बहुत इफेक्टिव हैं, इसीलिए उनका नाम मेंशन किया गया है टेक्स्ट बुक्स में। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज में जैसे ऑक्यूपंक्चर है, चाइनीज हर्बल मेडिसिन हैं, हाई फ्रीक्वेंसी टेंस जिसमें ल्यूना टेक्निक है, लेप्रोस्कोपिक, ये जो चीजें होती हैं ना, ये बेसिकली पेशेंट के पेन को कम कर रही होती हैं। एंडोमेट्रियोसिस में एज आई ऑलरेडी सेड कि इतना अनबेरेबल पेन होता है, सिवियर डिस्मेनोरिया होता है कि पेशेंट कभी कभी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, एंटी डिप्रेसेंट्स भी हेल्प नहीं कर रहे होते। तो डेफिनेटली अगर यंग पेशेंट है, फर्टिलिटी भी आपने बचानी है, तो आप ज्यादा इन्वेजिव प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जा सकते, तो फिर आप 7 कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज को ट्राई करते हो।
विटामिन बी है, B1, B6। इसी तरह डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने से पेशेंट का काफ़ी पेन में बेहतरी आती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं, एक्सरसाइज है, योगा है, फिश ऑयल, मिनरल्स, विटामिन्स, ये चीज़ें जो है सप्लीमेंट्स के तौर पे पेशेंट का रिलीफ करा रही होती हैं सिम्टम्स। इमर्जिंग मेडिकल ट्रीटमेंट कौन से हैं, यानी जो कि अब रीसेंट एडवांसेस कुछ आने वाले दिनों में जिन पे साइंटिस्ट टेस्ट्स कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और जल्दी से ही वो आपकी गाइडलाइंस में शामिल हो जाएंगी। उनमें आ रहा है GnRH एंटेगनिस्ट, SPRM जो आपको पता ही है, सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, यूलिप्रिस्टिल एसीटेट है, माइफेप्रेस्टोन है, ये ड्रग आजकल बहुत चल रही है। कुछ चीजें हैं जो पेन को कम कर रही हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज ब्लीडिंग पैटर्न को ठीक कर रही हैं, और कुछ चीजें हैं जो डिजीज को एडवांस होने से रोक रही हैं। इसी तरह एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं, वेल्प्रोइक एसिड, एंटी TNF अल्फा जो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स को डील करते हैं, रिलॉक्सिफिन वगैरह हैं, कैबरगुलिन, एंडोस्टैटिन। कैबरगुलिन, एंडोस्टैटिन ये बेसिकली एंजियोजेनिक फैक्टर्स हैं जो ब्लड वेसल्स को ग्रो कराने में हेल्प कर रहे होते हैं, उनको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली डिजीज आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी। उसके बाद मैंने ये एक एलॉग्रिथम बनाया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस का, इसको गौर से देख लेते हैं। पेशेंट आपका डायग्नोज हुआ है एंडोमेट्रियोसिस में। अब आप आ जाएं राइट कॉलम पे। अगर तो पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इनफर्टिलिटी है और उसको फर्टिलिटी आगे चाहिए, तो फिर आप क्या कराएंगे कि फर्टिलिटी का वर्कअप कराएंगे और जल्दी से लेप्रोस्कोपिक डायग्नोसिस करेंगे, लेप्रोस्कोप डालेंगे, पेशेंट की डिजीज को देखेंगे। अगर आपको लगता है सर्जिकल एक्सिजन करनी है तो आप वहीं पे ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी कर लेंगे, सर्जिकली एक्साइज करेंगे, अब्लेजन करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट 6 महीने के अंदर अंदर कंसीव नहीं करती तो फिर आप क्या करेंगे, GnRH एनालॉग्स देने के बाद पेशेंट को IVF की तरफ काउंसल करेंगे, पेशेंट को IVF की तरफ लेके जाएंगे जो कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का एक मेथड है। अब आप आ जाएं लेफ्ट साइड के कॉलम पे। पेशेंट की बेसिक कंप्लेंट है पेन। अब इसमें 2 तरह के पेन है। अगर तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन है तो फिर आप क्या करेंगे, मेडिकल थेरेपी स्टार्ट करेंगे। NSAIDs हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, प्रोजेस्ट्रोजेंस हैं, ठीक है। 2 बातें आती हैं, पेन रिलीफ हो गया, वेल एंड गुड, आप थेरेपी को कंटिन्यू कर दें कुछ अरसा और। पेन रिलीफ नहीं हुआ तो क्या करेंगे कि आप कोई और मेडिकल थेरेपी ट्राई करेंगे, जैसे GnRH एनालॉग्स हैं। उसके आगे फिर 2 बातें हैं, नो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आ गया, वेल एंड गुड, स्टॉप द थेरेपी। रिस्पॉन्स नहीं आया, कंसिडर लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोप डालें, डिजीज को देखें। अगर ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी करनी पड़ती है, एक्साइज करना पड़ता है या अब्लेजन करनी पड़ती है तो वो करें ताकि पेशेंट आपका रिलीव हो जाए। अब इसमें दूसरी बात आती है, पेशेंट को मॉडरेट टू सिवियर पेन है, यानी बहुत ज्यादा, तो आपने कोई मेडिकल थेरेपी ट्राई नहीं करनी। ऐसे पेशेंट को आपने बिल्कुल ट्रायल बेसिस पे नहीं छोड़ना, आप डायरेक्ट उसकी लेप्रोस्कोपी करें। लेप्रोस्कोपी करें, देखें कि उसकी डिजीज कहाँ तक फैली हुई है अंदर, और उसको एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करें। So this was algorithm of the treatment of endometriosis. So this is all about endometriosis.